हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अभी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमने बहुत सारी टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लीनियर इक्वेशन को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे। हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जैसे अगर मैं लिखूं 2x + 3 = 0, अगर हमारी इक्वेशन है उसमें इक्वल टू का साइन है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है बेसिकली जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x + 3 और =0 ना बोलूं तो इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन में =0 नहीं होता है, इक्वेशन में हमारा =0 होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों बराबर होती है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब ये होता है जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर क्या हो, 1। जैसे हमारा ये वेरिएबल है x। वेरिएबल क्या होते हैं जो चेंज हो जाए, जैसे x की वैल्यू में 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, 3 भी पुट कर सकता हूँ, वो हमारे वेरिएबल होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जो चेंज ना हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। जैसे इसमें हमारी क्या है, पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। अब इसे हम वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी इस इक्वेशन में केवल हमारा एक ही वेरिएबल है x, और x के साथ जो एडजेसेंट होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। हम इसे बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब हम क्लास 10 में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में क्या होगा, हमारी इक्वेशन किस तरह की होगी, 2x + 3y + 5 = 0। ये हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब मैंने आपको अभी बताया, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। और टू वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इसमें हमारे वेरिएबल क्या है, दो है, x और y। पिछली वाली इक्वेशन में हमारा एक ही वेरिएबल था, इसलिए हम लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बोल रहे थे। इसमें हमारे क्या है, दो वेरिएबल हैं, इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेयर का मतलब क्या होता है, जिसमें दो जोड़े के साथ आए हमारे इक्वेशन। क्योंकि हम इसमें हमारा क्या है, दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। अगर जितने वेरिएबल है उतने ही हमारे इक्वेशन भी होगी तभी हम उसे सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारी इक्वेशन क्या है, एक ही है और वेरिएबल 2 है, इसलिए हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। इसे सोल्व करने के लिए मुझे इसकी एक और पेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसमें हमारे जो भी सॉल्यूशन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उसमें हमारे दो इक्वेशन रहेगी, इसलिए हम इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बोलते हैं। इसमें हमारा जैसे एक और इक्वेशन होगी 3x + 5y + 6 = 0। इस तरह की हम सिस्टम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, ये हमें सिस्टम मिलेगा। मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। और टू वेरिएबल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे दो वेरिएबल मिलेंगे। हम जो भी हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो भी हम क्वेश्चन से डील करेंगे, उसमें हमारे क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे। और पेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी इक्वेशन दो दो होगी, क्योंकि एक ही इक्वेशन में दो अननोन होंगे तो हम उसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन होना जरूरी है, तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे। अगर इसका हम जनरल फॉर्म देखें लीनियर इक्वेशन का, तो हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, हमारा लीनियर इक्वेशन का a1x b1y c1 = 0 और a2x b2y और c2 = 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होगा। x और y हमारे वेरिएबल हैं और a1 b1 c1 ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसलिए मैंने a1 b1 c2 लिया है, c1 लिया है। और ये हमारा दूसरी इक्वेशन है, इसलिए a2 b2 c2 लिखा है। ये हमारे जनरल फॉर्म होगा क्योंकि इसमें पेयर आ रहा है हमारा, तो इसलिए इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बोलते हैं। अब इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, हमारा इसमें क्या होना चाहिए, a1 और a1
नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और b1 भी हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये हमारा जीरो हो जाएंगे तो ये इक्वेशन हमारी रहेगी नहीं, इसलिए ये a1 और b1 हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और c1 हमारा जीरो हो सकता है। ऐसे इसमें भी हमारा क्या होना चाहिए, a2 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और b2 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है ग्राफिकली, और दूसरा अलजेब्रिकली। हम इस लीनियर इक्वेशन को दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकली और दूसरा अलजेब्रिकली। ग्राफिकली में हम इसे इस ग्राफिकली को ज्योमेट्रिकली भी बोल सकते हैं। हम लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो क्या होता है ग्राफिकली, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं। दूसरा क्या है अलजेब्रिकली, जिसको हम किसी ऐसे डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ग्राफिकली में हमारी तीन कंडीशन होती है। पहला क्या है हमारा, जैसे हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 3x + 4y और 5 = 0, 4x 3y + 9 = 0। अगर हमारा ये हमारे क्या होते हैं, a1 होता है, दूसरा b1 होता है, तीसरा c1 होता है। ऐसे ये a2 b2 c2 होता है। अगर मैं इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं, x के साथ जो हमारा पहली वाली इक्वेशन में होगा वो a1 होगा, y के साथ जो दूसरा नंबर होगा वो b1 होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c1 होगा। इसी सिमिलरली इक्वेशन 2 में हमारा x के साथ जो होगा वो a2 होगा, y के साथ जो होगा वो b2 होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c2 होगा। अगर हमारी पहली कंडीशन क्या होती है, a1 और a2 नॉट इक्वल टू हो b1 b2 के। अगर ये दोनों हमारे इक्वल नहीं होंगे तो ये, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये हमारा क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी कि हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक नाम से पता चल रहा है क्योंकि ये दोनों हमारी इक्वेशन क्या है, यूनिक है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें हर टर्म अलग अलग है। तो ये हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक ही सॉल्यूशन निकलेगा और इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या होगा, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। मतलब इंटरसेक्ट करेगी वो एक ही पॉइंट पे करेगी, यानी हमारा एक ही सॉल्यूशन होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और तीसरी कंडीशन में क्या होगी, ये हमारा क्या है, जब भी हमें किसी भी इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल जाए तो वो हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अगर आप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली हम अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये दोनों, ये मेरी एक जनरल फॉर्म लिया है मैंने इक्वेशन का। अगर हमारा a1 a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 b2 का, b1 b2 से, तो हमारा क्या होगा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। जब भी हमारा a1 a2 का जो रेशियो है b1 b2 के रेशियो से डिफरेंट होगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमारा क्या, एक लाइन कहाँ पे काटेगी, एक ही पॉइंट पे काटेगी। यूनिक एक यानी यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, तो हमारा एक ही पॉइंट पे काटेगी, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तीसरा क्या है, जब भी हमें किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और अगर नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है। अब दूसरा टाइप के लिए एक और इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, जैसे हमारा क्या है, 3x 6y + 1 = 0। दूसरी ले लेता हूँ मैं, 6x + 12y + 10 = 0। इसमें हमारा क्या होगा, हमारी कंडीशन, अगर हमारा इसमें a1 a2 का रेशियो b1 b2
के रेशियो के बराबर है और C1 और C2 के भी बराबर है। देखो इसमें A1 क्या है हमारा 3 है, B1 क्या है हमारा, जो y के साथ होता है वो B1 होता है 6 है, और C2 क्या है हमारा, C1 क्या है 5 है। सिमिलरली A2 हमारा क्या है, जो x के साथ है दूसरी इक्वेशन में, वो क्या हो जाएगा हमारा 6, B2 क्या हो जाएगा 12 और C2 क्या हो जाएगा 10। अगर हम इनका रेशियो निकालें A1 अपॉन A2 क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा, B1 अपॉन B2 करेंगे तब भी 1/2 आएगा, और C1 और C2 करेंगे तब भी 1/2 आएगा। मतलब जब भी हमारे तीनों रेशियो इक्वल आएंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, मेनी सॉल्यूशन बोलेंगे। मेनी सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, क्योंकि इसका ग्राफ क्या कैसे बनेगा, जैसे ये एक, अगर मेरा इक्वेशन ये इक्वेशन है, इसकी लाइन मेरी ये है, तो दूसरी इक्वेशन है उसकी लाइन भी इसके ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है, क्योंकि मैंने इसमें क्या करा है 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। या मैं इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 3x बचेगा, ये 6y हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा इक्वल टू 0, और 2 को मैं 2 का इधर ले जाऊंगा इक्वल टू इधर तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में बस 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो मेरी दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो इस तरह की कंडीशन होगी हमारा जब A1 और A2 इक्वल टू होगा B1 B2 के, इक्वल टू होगा C1 C2 के, तो ये हमारा क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन कंडीशन बनेगी। और इसका हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इन कोइंसिडेंस लाइन जाएगी। मतलब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन उसके ऊपर ओवरलैप करेगी। अब जब तो इसका क्या कंडीशन होगी, कोइंसिडेंट होगी लाइन हमारी। कोइंसिडेंट होगी तो इसका क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। मेनी सॉल्यूशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हर जगह मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है, हर जगह एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, इसलिए क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। और जब बहुत सारे एक भी सॉल्यूशन मिल जाए या बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे। तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, तीसरी कंडीशन के लिए मैं एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे मैंने दिया है 3x + 5y + 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ मैं 6x 10y + 5 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, अगर A1 A2 का रेशियो क्या होगा, B1 और B2 के बराबर होगा, और नॉट इक्वल टू होगा C1 से। अब तीसरी कंडीशन के लिए मैंने दो इक्वेशन दिए। अगर मेरा A1 A2 का रेशियो B1 B2 के बराबर होगा और नॉट इक्वल टू होगा C1 C2 के। जैसे मैंने ये इक्वेशन में मैंने क्या करा है, इसी इक्वेशन में मैंने क्या करा है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो करा है, इसमें भी करा है, पर इसमें नहीं करा है, तो मैं गलत कर रहा हूँ। मतलब इन दोनों में तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पर इसमें नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरा रॉन्ग है, तो मेरा इसका सॉल्यूशन एक भी नहीं निकलेगा, इसलिए इसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्योंकि ये देख के पता चल रहा है इस वाली कंडीशन को मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करा, पर इसमें नहीं करा, तो ये मेरा क्या है, गलत है। मतलब मैं पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस आधी में कर रहा हूँ आधी में नहीं कर रहा हूँ, आधी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आधी में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन एक भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए मैं इसे बोलूंगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जब मेरा एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो लाइन मेरी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो ये हो जाएगी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन हो जाएगी तो इसका ग्राफ कैसा होगा, लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएगी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसकी क्या होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, 9 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, तो इसका क्या होगा, 9 सॉल्यूशन होगा। ये हमारी तीनों कंडीशन हो गई। अब मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ तीनों कंडीशन। अगर हमारा A1 और A2 का रेशियो किसके बराबर हो जाए, B1 और B2 के बराबर नहीं हो, तो ये हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा तो हमारी क्या होगी, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो जब भी हमारा एक भी सॉल्यूशन निकल जाए तो वो हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, अगर A1
A2 के बराबर है और B1 B2 के बराबर है और C1 C2 तीनों रेशियो हमारे एक दूसरे से बराबर है, तो हमारी क्या होगी लाइन, क्या होगी कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट होगी यानी लाइन एक ही के ऊपर दूसरी लाइन पास होगी, और जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पास होगी तो उसका हर जगह मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब भी मुझे एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो मेरा वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है। तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, जब A1 A2 इसके बराबर हो, B1 B2 के बराबर हो और नॉट इक्वल टू हो C1 C2, तो ये हमारा क्या होगा पैरेलल, ये हमारा क्या होगा पैरेलल लाइन होगी। मतलब पैरेलल लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी तो क्या होगा हमारा ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी मेथड। अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली भी हमारी तीन तरह की होती है। पहली हमारी होती है सब्स्टिट्यूशन, दूसरी होती है हमारी एलिमिनेशन, तीसरी हमारी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे वन बाय वन एक एक डिस्कस करेंगे। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पहला हमने अभी पढ़ा था ग्राफिकली, दूसरा होता है अलजेब्रिकली। ग्राफिकली में हमने तीन टाइप डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे अलजेब्रिकली में हमारे तीन टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे इन तीनों मेथड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा ले लेता हूँ x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का नाम से ही पता चल रहा है क्या करना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन 1 या 2 से x या y की वैल्यू निकालूंगा और जिससे मैंने निकाली उस बची वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 से निकाल लेता हूँ या 2 से निकाल लेता हूँ। मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ या y की भी निकाल सकता हूँ। मैं x की निकाल रहा हूँ इक्वेशन 1 से। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, y भी उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब मैं x की वैल्यू क्या करूँगा, मैंने इक्वेशन 1 से निकाली तो 2 में पुट कर दूंगा। तो मैं 2 में पुट करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, x की जगह में पुट करूँगा -2 और माइनस वाई एज इट इज और 5p मेरा एज इट इज हो जाएगा। अब माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा और -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू निकालूंगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और y की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस कैंसिल होगा तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरा x भी आ जाएगा। जैसे मैं क्या है इक्वेशन में थर्ड दे देता हूँ। अब ये y की वैल्यू में क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 2 में थर्ड में पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, -3/2। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरी x की वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करते हैं। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का भी नाम से पता चल रहा है वैल्यू को एलिमिनेट करना। हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। मैं क्या करूँगा, x या y की वैल्यू को मैं इक्वल करने की कोशिश करूँगा। वैल्यू को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम x या y को क्या करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे मेरा x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरा क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम लूंगा तो मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को 6 से बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा,
इसमें मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 बन जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6, ये भी 6 बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगा, इस वाले की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इक्वेशन 2 में इसकी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक नंबर में तो मुझे पूरी इक्वेशन में करना पड़ता है, तो मैं पूरी इक्वेशन में कर दूंगा। 3 का 2 में करूँगा तो 6x हो जाएगा, 3 का 3 में करूँगा तो 9y हो जाएगा, और 3 का 2 में करूँगा तो 6 हो जाएगा। इसे 2 का 3 में करेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 4y हो जाएगा, नहीं 2 का 2 में करेंगे तो 4y हो जाएगा, और 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये हमारे x और दोनों x इक्वल हो गए, बाकी डिफरेंट हुए मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों मुझे इक्वल करने थे, ये मेरा टारगेट था, मेरे इक्वल हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इनको काटने के लिए साइन चेंज करूँगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4y जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 5y बचेगा, और 6 में 6 से जाएगा तो 0 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 5 इंटू का डिवाइड में आएगा तो 0/5 हो जाएगा, और y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए, जो मेरी इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा, y की वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसे मेरी इक्वेशन क्या थी, पहली वाली इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, 2x + 3y = 2, इसमें मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू पुट करूँगा तो ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। जैसे इसमें y की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2। x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अब मैं इस इक्वेशन, अगर मुझे चेक करना है मेरा सॉल्यूशन सही है या नहीं है, इस इक्वेशन इस चैप्टर की मेन ब्यूटी यही है कि इसमें आप सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो, मतलब आपका जो आंसर आया वो सही है या गलत है आप पता लगा सकते हो। जैसे मेरा ये इक्वेशन है 2x + 3y = 2। अगर इस इक्वेशन में मैं x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूं या 2 में पुट कर दूं, अगर इक्वल टू में दोनों इक्वल हो जाते हैं, LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो मेरा सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 2 की वैल्यू, मेरी x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 0। 2 × 1 2, 3 का 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 = 2 हो जाएगा। ये दोनों बराबर है तो मैंने सॉल्यूशन सही निकाला है। अब हम थर्ड मेथड देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करने के लिए मैं एक जनरल फॉर्म ले ली मैंने इक्वेशन की, x a2x b2y c2। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम x को ले लेंगे, x से निकालना है मुझे, एक y निकालना है, और = 1 लेना है। अब मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे x से निकालना है तो इसकी कोफिशिएंट को मैं हाइड कर दूंगा, तो बचा क्या, BC, तो BC एक बार प्लस करूँगा, एक बार माइनस कर दूंगा। जब y निकालना है तो मैं b को छुपा लूँगा, तो बचेगा क्या, C है, तो मैं क्या ले लूँगा, C एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब जब मैं C निकालूंगा तो मेरे क्या बचेंगे, AB, तो मैं AB एक बार प्लस ले लूँगा और एक बार माइनस ले लूँगा, और मैं क्या कर दूँगा, इसमें 12 21 लगा दूँगा, 12 21 12 21 12 21, तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस मेथड को सोल्व करने के लिए हम क्वेश्चन में देखेंगे इसको डिटेल में। अभी मैं आपको बस यही फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, अगर इसको आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, है ना।